नमस्कार मित्रों, इस सत्र में हम खनिज व शैलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की सतह व पृथ्वी के आंतरिक भाग में कई प्रकार के खनिज व शैलें पाई जाती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उन पदार्थों को कहते हैं जिनका निर्माण कई तत्वों से मिलकर होता है। किसी भी खनिज का एक निश्चित रासायनिक संगठन और निश्चित भौतिक गुणधर्म होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक खनिज है जो प्राकृतिक रूप से चूने की चट्टान में पाया जाता है और इस खनिज में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं: कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। और यह तत्व एक विशिष्ट अनुपात में पाए जाते हैं। जब यह तत्व इस अनुपात में उपलब्ध होंगे, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तब हम उसे कैल्शियम कार्बोनेट खनिज कहेंगे। इसी प्रकार प्रकृति में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिका। सिलिका नाम का खनिज यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। फेल्ड्सपर खनिज में कई तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। करेक्ट। तो धरातल पर या भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की बाहरी ठोस परत में, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यह खनिज प्रकृति में शैलों के रूप में संगठित होते हैं। शैल या चट्टान किसी एक या कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हो सकती है। खनिजों के समूह को जो कि प्रकृति में पाया जाता है उसे हम शैल या चट्टान कहते हैं, जैसे कि चूने की चट्टान। चूने की चट्टान या शैल, यह कैल्शियम कार्बोनेट खनिज से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट खनिज की कई इकाइयां मिलकर चूने की चट्टान का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार प्रकृति में ग्रेनाइट नाम की चट्टान पाई जाती है। ग्रेनाइट की नाम की चट्टान मुख्यतः महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है और यह चट्टान मुख्यतः सिलिका और फेल्ड्सपर नाम के खनिजों से मिलकर बनी होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो खनिज हैं वह आमतौर पर शैलों या चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। धरातल पर या परपटी में मुख्यतः 7 या 8 प्रकार के जो खनिज होते हैं और यह खनिज विभिन्न रूपों से मिलकर शैलों का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खनिजों का निर्माण तत्वों से मिलकर होता है। प्रकृति में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मुख्यतः जो सबसे ज्यादा मात्रा में धरातल पर या परपटी में खनिज तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे धरातल पर या परपटी में। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा या आयरन, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, फेरस से। यह 4 मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं जो कि हमारी परपटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, यह तत्व भी धरातल पर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खनिज, जो तत्व हमारे परपटी में या धरातल पर पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे खनिजों और तत्वों के बारे में पूछ सकते। सबसे ज्यादा तत्व जो पाया जाता है प्रकृति में परपटी पर वह है ऑक्सीजन। परपटी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में जो खनिज है वह है फेल्ड्सपर। और महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो मुख्यतः चट्टान पाई जाती वह ग्रेनाइट है। वहीं महासागरीय परपटी, महासागरीय जल के नीचे जो धरातल है उसको महासागरीय परपटी कहते हैं, वह मुख्यतः बेसाल्ट नाम की
चट्टान से मिलकर बना है। और बेसाल्ट नाम की चट्टान में सिलिका, पायरोक्सीन, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप तत्व, खनिज और चट्टानों को में विभेद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि भूगोल में हम चट्टानों के बारे में क्यों पढ़ते हैं। क्यों हम भूगोल विषय में चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं? तो शैलों का महत्व, यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि हमें किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली शैलों का ज्ञान होना चाहिए। सर्वप्रथम, किसी भी क्षेत्र की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका रासायनिक संगठन और उसकी भौतिक विशेषताएं उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमारे देश के महाराष्ट्र क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है। क्यों उस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? क्योंकि उस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की चट्टान है जिसे हम कहते हैं बेसाल्ट। जैसा कि हमने बताया, मुख्यतः बेसाल्ट महासागरीय परपटी पर पाया जाता है, लेकिन महाद्वीपीय सतह पर भी बेसाल्ट पाया जा सकता है अगर वहां पर ज्वालामुखी विभेदन हुआ हो, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ हो। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय लौह युक्त चट्टानी पदार्थ धरातल पर उत्पन्न होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और ठंडे होकर ठोस हो जाने के पश्चात यह धातु युक्त चट्टानी पदार्थ बेसाल्ट नाम की चट्टान का निर्माण करते हैं। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान इसलिए पाई जाती है कि लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व उस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था और इस ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण वहां पर बेसाल्ट का निर्माण हुआ। इस बेसाल्ट चट्टान में धातुएं उच्च मात्रा में पाई जाती हैं। धातुएं उच्च मात्रा में पाई जाती हैं और धातुओं की बहुतायत होने के कारण इस चट्टान का रंग काला होता है और इस चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनती है वह मिट्टी हम काली मिट्टी कहते हैं उसे। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो काली मिट्टी है, जो कि कपास की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसका निर्माण वहां पाई जाने वाली बेसाल्ट नाम की चट्टान से हुआ है। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र या रायलसीमा क्षेत्र में देखें तो वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तेलंगाना क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र में, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाल मिट्टी मिलती। क्यों लाल मिट्टी मिलती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में जो चट्टानें हैं वह है ग्रेनाइट और नाइस, और यह ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें टूटने के पश्चात लाल रंग की मिट्टी का निर्माण करती है। इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और यह आयरन ऑक्साइड जो लाल मिट्टी में पाया जाता है वो कहां से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र की में पाई जाने वाली जो मृदा है उसकी उपजाऊता, उसके विभिन्न गुणधर्म, उनका जुड़ाव उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टान से होता है। शैलों का जो दूसरा महत्व है वह है खनिज उत्पादन। कई प्रकार के खनिज जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, यह मानवीय जीवन में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह खनिज जो है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? शैलों से प्राप्त होते हैं। तो किसी क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज का उत्पादन हो सकता है,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कैसी चट्टानें हैं। अधिकतर जो लावा निर्मित चट्टानें होती, जिनको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, वह धात्विक खनिजों में संपन्न होती हैं। इसीलिए जिस क्षेत्र में लावा निर्मित चट्टानें होती वहां पर धातुओं का उत्पादन होता है, धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र, जैसे कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र हमारे देश के पूर्वी भाग में विस्तृत है। यह क्षेत्र, यह पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, उड़ीसा के कुछ भागों और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं और यह आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें कई प्रकार के आर्थिक रूप से मूल्यवान खनिजों में परिपूर्ण हैं, जैसे कि लोहा, कॉपर, लेड, यूरेनियम। ठीक है, कई प्रकार के खनिज इस क्षेत्र में पैदा होते हैं और इसका सीधा श्रेय जो है वो वहां की चट्टानों के रासायनिक संगठन में जाता है। ठीक है, तो खनिज उत्पादन की क्षमता जो है वो वहां की चट्टान, जैसे कि उत्तर भारत का मैदान अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। अवसादी चट्टानों में धातुओं की अपेक्षाकृत कमी होती है, इसीलिए उत्तर भारत के मैदान में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु मैदान में धात्विक खनिजों के उत्पादन की संभावनाएं ना के बराबर है। ठीक है, तो खनिजों का जो उत्पादन है, उसका जो वितरण है, वह शैल संरचना पर निर्भर करता है, शैल संगठन और शैल संरचना पर। तो यह दूसरा हो गया। तीसरा, भूमिगत जल। भूमिगत जल की उपलब्धता। उत्तर भारत के मैदान में जो अवसादी चट्टानें हैं वह रंध्रयुक्त और पारगम्य है। पारगम्य मतलब परमिएबल। तो अगर किसी क्षेत्र की चट्टानें रंध्रयुक्त और पारगम्य होती हैं, पारगम्य, तो उस क्षेत्र में भूमिगत जल की उपलब्धता उच्च होती है। क्यों? क्योंकि पारगम्य चट्टानों में जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वर्षा का जल इन रंध्रों से होता हुआ भूमिगत चट्टानों में इकट्ठा हो जाता है। इन्हें हम एक्विफर के नाम से जानते हैं या जलयुक्त चट्टानों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्यों उत्तर भारत के मैदान में सूखा पड़ने की संभावना कम रहती है, भूमिगत जल की उपलब्धता उच्च है? क्यों पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल या वेल सिंचाई का विस्तार हुआ? क्यों वहां पे ट्यूबवेल सिंचाई की संभावनाएं ज्यादा हैं? इसका मुख्य कारण है कि वहां पे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और अवसादी चट्टानें पारगम्यता के कारण, उच्च पारगम्यता के कारण भूमिगत जल से संपन्न होती हैं। वहीं अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहां की चट्टानें जो हैं वो कठोर और अपारगम्य होती हैं, उनकी पारगम्यता कम होती है और कम पारगम्यता होने के कारण वर्षा का जल उनसे होकर निच्छालित नहीं हो पाता, श्रावित नहीं हो पाता है और जिस कारण से वहां पर भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, इन सारे क्षेत्रों में भूमिगत जल की कमी है क्योंकि वहां की चट्टानें जो है वो कम पारगम्य है, उनकी पारगम्यता काफी कम है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में भूमिगत जल की संभावना को हम सीधा का सीधा वहां की जलवायु और वहां की शैल संरचना से जोड़ सकते हैं। ज्यादातर समय हम सोचते हैं कि किसी क्षेत्र में अगर सूखा पड़ा है तो केवल वहां पे वर्षा का अभाव ही कारण है, नहीं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है फिर भी वहां पर सूखा पड़ने की संभावना है, जैसे कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, वार्षिक वर्षण 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां सूखा पड़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि चट्टानों की पारगम्यता कम होने के कारण ज्यादातर वर्षा से प्राप्त होने वाला जल समुद्र की ओर अपवाहित हो जाता है और शुष्क ऋतु में इन क्षेत्रों में जल का अभाव रहता है। ठीक है, तो यह
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है भूगोल का, जहां पे हम चट्टानों से जुड़े हुए ज्ञान को प्रयोग करते हैं। ठीक है। चौथा जो महत्वपूर्ण पहलू है चट्टानों को, वह है भवन निर्माण। चट्टानों से उपलब्ध पदार्थ भवन निर्माण में भी काम आते हैं। जैसे कि ताजमहल जो है हमारा संगमरमर से बना है, और ताजमहल के आगरा में बनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि अरावली क्षेत्र में, संगमरमर पाया जाता है। ठीक है। तो भवन निर्माण संबंधी जो सामग्री है, जो पदार्थ हैं, वह हमें चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। किसी भी क्षेत्र का जो भवन निर्माण प्रणाली है, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों की प्रकृति से होता है। ठीक है। तो जैसे कि ग्रेनाइट संगमरमर, जिसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं, ये कुछ ऐसी चट्टानें हैं जिनका हम भवन निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से चट्टानों का आर्थिक और सामाजिक महत्व किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक होता है। इसीलिए बिना चट्टानों के अध्ययन के हम उस किसी भी क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं या चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है। तो यह हो गया चट्टानों का महत्व। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शैलों के प्रकार, शैलों या चट्टानों के प्रकार, या शैलों का वर्गीकरण। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम शैलों को 3 वृहत वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, आग्नेय शैल। दूसरा, अवसादी शैल। और तीसरा, रूपांतरित शैल। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं जिनको हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विभाजित करते हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान उत्सर्जित लावा के शीतलन और ठोसीकरण से होता है। तो जब लावा, किसी भी क्षेत्र में जो लावा है, लावा मतलब तरल चट्टानें, तप्त व तरल चट्टानें, जो कि ज्वालामुखी उद्भेदन के समय धरातल पर उत्सर्जित होती हैं, इन चट्टानों के ठंडे और ठोस हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो आग्नेय शैलें उसी क्षेत्र में पाई जाएंगी जहां पर या तो पूर्व में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ हो या लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया कार्यरत है। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में ही हम आग्नेय चट्टानें प्राप्त करते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, कर्नाटक पठार क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में आपको आग्नेय चट्टान मिलती है। क्यों? क्योंकि पूर्व में इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी। कई करोड़ वर्ष पूर्व यहां पर लावा और मैग्मा उत्सर्जित हुआ और उसके ठोस हो जाने के कारण यहां पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। चूंकि आग्नेय चट्टानें तप्त व तरल चट्टानी पदार्थों के शीतलन से बनती हैं, इसीलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। जीवाश्म नहीं पाए जाते, मतलब फॉसिल्स नहीं पाए जाते। जीवाश्म का अर्थ है पौधों व पशु पक्षियों के मृत ऊतक, डेड टिश्यूज। धरातल पर कार्यान्वित भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण चट्टानों में पौधों व जीव जंतुओं के ऊतक जमा होते रहते हैं और
चट्टानों में उपलब्ध इन मृत पदार्थों को, मृत जीवाश्मों को या जीवाश्मों को कई रूपों से प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है, क्योंकि जब तप्त व तरल चट्टानी पदार्थ जीवाश्मों के संपर्क में आता है तो जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तीसरा, आग्नेय शैलें कठोर या काफी कठोर होती हैं। इनकी रंध्रता व पारगम्यता कम होती है। वह पारगम्यता कम होती है। तो ये कठोर होती है और रंध्रता और पारगम्यता जो इन चट्टानों की होती है वह अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए इनमें भूमिगत जल की कमी होती है। ठीक है, अच्छा, ये कठोर क्यों होती हैं, क्यों इनकी रंध्रता और पारगम्यता कम होती है? क्योंकि यह चट्टानें रवेदार होती हैं। रवेदार मतलब क्रिस्टलीय होती हैं। इनमें क्रिस्टल, इनमें जो खनिज और तत्व हैं वह सुव्यवस्थित रूप से वितरित होते हैं, और सुव्यवस्थित रूप से वितरण होने के कारण इनको हम रवेदार चट्टानें कहते हैं, क्रिस्टलीय चट्टानें कहते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी किसी चट्टान में तत्व सुव्यवस्थित रूप से वितरित होते हैं तब वह चट्टान काफी कठोर और कम पारगम्यता वाली होगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रकृति आग्नेय चट्टानों की होती है। हालांकि समय के साथ अपक्षय क्रिया के कारण, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण इन चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, और इस दरारें पड़ने के कारण इनकी पारगम्यता समय के साथ बढ़ जाती है। लेकिन जब ये नवनिर्मित अवस्था में होती हैं, न्यूली क्रिएटेड स्टेट में होती हैं, तब इनकी पारगम्यता काफी कम होती है। ठीक है, तो यह कुछ गुण थे। इसके अलावा संगठन, रासायनिक संगठन के आधार पर हम आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, अम्लीय और क्षारीय। इस प्रकार हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं आग्नेय चट्टानों को रासायनिक संगठन के आधार पर। अम्लीय आग्नेय चट्टानें वह चट्टानें हैं जिनमें सिलिका की बहुतायत होती है, लेकिन धातुएं अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। ऐसी चट्टानों को हम अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अम्लीय आग्नेय चट्टान है। इसमें सिलिका की बहुतायत होती है। चूंकि धातुओं की कमी होती है, इसलिए आग्नेय ग्रेनाइट चट्टान का जो घनत्व होता है वह अन्य आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा कम होता है। जैसा आप सब जानते हैं, धातुएं अपेक्षाकृत भारी होती हैं। अगर किसी चट्टान में धातुओं की उपलब्धता अधिक है तो वह चट्टान भारी होगी, उसका घनत्व अधिक होगा। लेकिन आग्नेय चट्टान में सिलिका एक अधात्विक पदार्थ है, उसकी बहुतायत होती है, लेकिन धातुओं की मात्रा कम होती है। इसीलिए ग्रेनाइट एक अम्लीय चट्टान है और इसका घनत्व कम होता है। अब महाद्वीपीय परपटी, महाद्वीपीय क्षेत्रों में ज्यादातर आग्नेय चट्टान पाई जाती है, इसीलिए महाद्वीपीय परपटी का घनत्व महासागरीय परपटी की अपेक्षा कम होता है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा भारी होती। क्यों होती है? क्योंकि महासागरीय परपटी में मुख्यतः क्षारीय आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। क्षारीय आग्नेय चट्टानें वह चट्टानें होती जिनमें धातुओं की अधिकता होती। धातुएं जैसे कि आयरन, फेरस जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम, इन चट्टानों की अधिकता होती है। सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती। इसीलिए जो महासागरीय परपटी की चट्टानें वो भारी होती हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। हालांकि बेसाल्ट महाद्वीपीय
परपट्टी में भी पाया जा सकता है, बट ज्यादातर बेसाल्ट जो है वो महासागरीय परपट्टी में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर हम आग्नेय चट्टानों को अम्लीय व क्षारीय दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अम्लीय चट्टान का जो मुख्य उदाहरण है वो ग्रेनाइट है, और क्षारीय चट्टानों का जो मुख्य उदाहरण है वह है बेसाल्ट। ठीक है, तो यह हो गया आपका आग्नेय चट्टानों का विवरण। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं जैसे कि अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है। विभिन्न धरातल पर क्रियान्वित विभिन्न अपरदनकारी शक्तियां जैसे कि अपवाहित जल, पवनें, समुद्री तरंगें घर्षण क्रिया के कारण चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं और इस चट्टानी मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करके निक्षेपित कर देती, जमा देती हैं। चट्टानी पदार्थों के निक्षेपण के कारण जो चट्टानें बनती हैं उनको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण अपरदनकारी धरातल पर कार्यरत अपरदनकारी शक्तियों के प्रभाव में होता है। यह अपरदनकारी शक्तियां चट्टानों को काटकर चट्टानी मलबे को गर्त क्षेत्रों, निम्न क्षेत्रों में निक्षेपित कर देती हैं या जमा कर देती हैं। इस निक्षेपण क्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों के निर्माण की क्रिया को हम शैलीकरण भी कहते हैं। इसको हम कभी कभी शैलीकरण के नाम से भी जानते हैं। शैलीकरण मतलब अवसादों का प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निक्षेपित करना और समय के साथ साथ उनका संगठित होना। जो अवसाद प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जमा होते हैं वह दाव के कारण संगठित हो जाते हैं और जब वो सुसंगठित हो जाते हैं तब उसको हम चट्टान कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शैलीकरण। ठीक है, तो शैलीकरण प्रक्रिया जो है वो अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया है। रासायनिक संगठन और निर्माण क्रिया के आधार पर हम अवसादी चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब अवसादी चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला, रासायनिक रूप से निर्मित। रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें, जब कोई नदी अपवाहित होती हुई किसी शुष्क क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वाष्पीकरण क्रिया के कारण उसके जल का ह्रास होता है। जैसे कि लूनी नदी का जो उद्गम है वह अरावली पर्वत श्रेणी से होता है और अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हुई लूनी नदी थार क्षेत्र से अपवाहित होती हुई गुजरात के रन क्षेत्र में जल विसर्जित करती है। चूंकि थार क्षेत्र और गुजरात का रन क्षेत्र एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसीलिए वहां पर वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेजी से होती है। जल वाष्पीकृत हो जाने के कारण जल में घुले हुए तत्व धरातल पर जम जाते हैं। इस क्रिया के कारण जो चट्टानें बनती हैं उसे हम रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें तब बनती हैं जब नदी शुष्क प्रदेश में प्रवेश करती है और उसका जल वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्पीकृत होने के कारण जल में घुले हुए तत्व जमा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए
नमक की चट्टान। क्यों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रन क्षेत्र में नमक की चट्टान पाई जाती है? क्योंकि उस क्षेत्र में नदी का जल लगातार वाष्पित होता रहता है और खनिज तत्व वहां पर जमा होते रहे, इसलिए वहां पर नमक की चट्टान। जिप्सम, जिप्सम एक और चट्टान है जिसका निर्माण रासायनिक रूप से होता है। आपको वाष्पीकरण क्रिया का याद रखना, इसीलिए इन चट्टानों का निर्माण जो है वो शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होता है। दूसरा है भौतिक रूप से निर्मित। भौतिक रूप से निर्मित भौतिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान। जब अपरदनकारी शक्तियां अपने भौतिक प्रभाव से चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं और उन्हें निम्न गर्त वाले क्षेत्रों में निक्षेपित कर देती हैं, इस प्रकार से भौतिक अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अपरदनकारी शक्तियों में उपलब्ध चट्टानी मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में निक्षेपित होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में पवन या हवाएं या पवनें बालू के कण प्रवाहित करती हैं और जब भी पवन का जो वेग है वो किसी अवरोध के कारण कम हो जाता है तो पवन द्वारा इन अवसादों का निक्षेपण कर दिया जाता है। इसी प्रकार नदी का जल जब पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा उच्च होती है। उच्च गतिज ऊर्जा के कारण नदियां बहुत सारा मलबा अपने साथ बहाकर मैदानी क्षेत्रों में लाती हैं, लेकिन जब वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है और वेग कम हो जाने के कारण वह अपने साथ लाए गए मलबे का एक मुख्य भाग निक्षेपित कर देती हैं। तो इस प्रकार से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम भौतिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए बालू की चट्टान, या सैंडस्टोन। सैंडस्टोन या बालू की चट्टान एक भौतिक रूप से निर्मित चट्टान। इसी प्रकार शेल एक और भौतिक रूप से निर्मित चट्टान है। जब अपेक्षाकृत महीन कणों का निक्षेपण होता है तो शेल बनता है, और जब कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, मतलब 2 मिलीमीटर से लेके 0.02 मिलीमीटर के आकार के जब कण होते तो उसे हम बालू की चट्टान कहते हैं। और अगर कणों का आकार 2 मिलीमीटर से भी बड़ा है तो जो चट्टान बनती है उसको हम कहते हैं संगुटिका। संगुटिका एक ऐसी चट्टान है जिसका निर्माण बड़े आकार के अवसादों चट्टानी मलबे के निक्षेपण से होता है। ठीक है, तो 0.02 मिलीमीटर से छोटे कण शेल चट्टान का निर्माण करते हैं। 0.02 से लेके 2 मिलीमीटर तक के आकार के जो कण हैं वह बालू की चट्टान का निर्माण करते हैं, और 2 मिलीमीटर से बड़े अगर अवसाद किसी क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं उसको हम उससे संगुटिका नाम की चट्टान का निर्माण होता है। लेकिन ये सारी तीनों प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण भौतिक रूप से होने वाली निक्षेपण और अपरदन क्रियाओं के कारण होता है। रासायनिक प्रक्रियाएं यहां पर कार्यान्वित नहीं होती। इसके अलावा जो तीसरा है वह जैविक या ऑर्गेनिक रूप से निर्मित। जैविक या ऑर्गेनिक रूप से निर्मित चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के ऊतकों या टिश्यूज के लगातार निक्षेपित होने से होता है।
जैसे कि कोयला, जिसको हम लिग्नाइट कोयला कहते हैं, यहां पे याद रखने योग्य है, लिग्नाइट कोयला जो है लिग्नाइट कोयले का जो निर्माण होता है वह जैविक क्रियाओं द्वारा निक्षेपित पदार्थों से होता है। पेड़ पौधों, किसी भी क्षेत्र में जो वनस्पति की जो मृत ऊतक होते हैं वह जमा होते रहते हैं प्राकृतिक क्रियाओं के कारण, और समय के साथ कालांतर में उच्च ताप और उच्च दाब के अंतर्गत उनसे लिग्नाइट नामक अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसी प्रकार चूने की चट्टान, चूने की चट्टान भी एक जैविक रूप से निर्मित चट्टान है। आपने प्रवाल नाम के जीवों के बारे में सुना होगा, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। यह प्रवाल जीव अपनी शरीर के चारों ओर चूना श्रावित करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट श्रावित करते हैं, और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है वह जमा हो जाता है। इस प्रकार कालांतर में विस्तृत चूने की चट्टानों से निर्मित संरचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें कि हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो प्रवाल भित्ति जो कि चूने की चट्टान से मिलकर बनी होती है, उनका निर्माण प्रवाल जीवों द्वारा किया जाता है, इसलिए यह जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार की अवसादी चट्टानें होती हैं। आइए अब बात करेंगे अवसादी चट्टानों के गुणधर्मों के बारे में। अवसादी चट्टानें अपेक्षाकृत नरम, रंध्रयुक्त और पारगम्यता वाली होती हैं। इनकी पारगम्यता जो है वो अपेक्षाकृत उच्च होती है। अगर आप आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से इनकी तुलना करें तो इनकी रंध्रयुक्तता और पारगम्यता अपेक्षाकृत ज्यादा होती, तो अपेक्षाकृत नरम, रंध्रयुक्त और उच्च पारगम्यता वाली होती हैं। हालांकि सारी अवसादी चट्टानें पारगम्य नहीं होती हैं। संगुटिका चट्टान और बालू की चट्टान यह पारगम्य चट्टानें होती, मतलब इनसे होकर जल प्रवाहित हो सकता है। इसीलिए जिस क्षेत्र में बालू की चट्टान पाई जाएगी वहां पर भूमिगत जल अपेक्षाकृत उच्च होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो शैल चट्टान है या जिप्सम की चट्टान है या चूने की चट्टान, इन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम होगा, क्योंकि पारगम्यता जल की है वो कम होती है। ठीक, पारगम्यता चट्टानों की कम होती है। तो शैल चट्टान एक अपारगम्य अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो कभी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाए, कभी कोई स्टेटमेंट दिया जाए कि समस्त अवसादी चट्टानें पारगम्य होती हैं, कुछ पारगम्य होंगी, कुछ अपारगम्य होंगी। बालू की चट्टान एक पारगम्य अवसादी चट्टान है, वहीं शैल अपारगम्य अवसादी चट्टान है। इसके अलावा अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, स्ट्रैटिफाइड, इनमें स्ट्रैटा पाए जाते हैं या परतदार होती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड। कुछ इस प्रकार से इनमें कई परतें होंगी और यह परतें रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्मों में एक दूसरे से अलग होंगी। ठीक है, इस प्रकार की चट्टान, तो यह आपकी परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, इनको स्ट्रैटिफाइड चट्टानें भी कहते हैं। तीसरी इनकी खास बात अवसादी चट्टानों की यह है कि इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यह जीवाश्म युक्त होती हैं, इनमें जीवाश्मों की उपलब्धता होती है, तो यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है,
इसके अलावा आबसादी चट्टानों के अगर हम विस्तार की बात करें तो धरातल का लगभग 75% भाग आबसादी चट्टानों से ढका हुआ है। मतलब क्षेत्रीय विस्तार के मामले में लगभग धरातल का लगभग 75% जो क्षेत्रफल है वहां पर आबसादी चट्टानें पाई जाती हैं। हालांकि अगर पृथ्वी के समस्त आयतन की बात करेंगे तो उसमें इनकी जो हिस्सेदारी है वह 1% से भी कम है। अगर आयतन की बात करें, आयतन के आधार पर मुख्यतः जो चट्टानें वो आग्नेय और रूपांतरित है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, धरातल के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नंबर 1 चट्टान है वो आबसादी, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर क्षेत्रों में आपको ऊपरी जो परत है वो आबसादों की, ऊपरी पतली परत जो है वो आबसादों से मिलकर बनी है, इसलिए आबसादी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आबसादी चट्टानों के बारे में। अब हम बात करेंगे रूपांतरित चट्टानों के बारे में। जब कोई चट्टान उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर या उच्च ताप हाई टेम्परेचर के प्रभाव में आती है तो उसके रासायनिक विशेषताएं या रासायनिक संगठन और भौतिक विशेषताएं बदल जाती हैं। मैं रिपीट करता हूं, जब भी कोई चट्टान, चाहे वो आबसादी हो, आग्नेय हो या फिर रूपांतरित ही क्यों ना हो, जब उच्च दाब और उच्च ताप के संपर्क में आती है तो उसका रासायनिक संगठन, उसके भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम रूपांतरण कहते हैं। और रूपांतरण क्रिया से निर्मित जो चट्टान होती है उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब चूने की चट्टान उच्च ताप के प्रभाव में आती है, या कह दे तप्त तरल लावे और मैग्मा के प्रभाव में आती है, तो यह एक रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है, जिसको हम मार्बल के नाम से जानते हैं या संगमरमर के नाम से जानते हैं। तो संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है जिसका निर्माण चूने की चट्टान के रूपांतरण से होता है। यह रूपांतरण क्यों होता है? मुख्यतः उच्च ताप के प्रभाव में होता है। कभी कभी उच्च दाब और उच्च ताप दोनों ही रूपांतरण का कारण होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, जैसा कि हमने बताया। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान उत्सर्जित तप्त तरल चट्टानों पदार्थों के ठोस होने से होता है। जब ग्रेनाइट उच्च दाब और उच्च ताप के प्रभाव में आता है तो ग्रेनाइट से एक रूपांतरित चट्टान बनती है जिसे हम नाइस कहते हैं। तो नाइस जो चट्टान है वह एक रूपांतरित चट्टान है जिसका निर्माण ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है। इसी प्रकार अगर हम शेल की बात करें तो शेल चट्टान भी जब उच्च दाब और उच्च ताप के प्रभाव में आती है तो इससे क्या बनता है? स्लेट। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है, और स्लेट रूपांतरित चट्टान अगर और ज्यादा उच्च दाब और ताप के प्रभाव में आएगी तो इससे भी एक और सिस्ट, तो सिस्ट नाम की चट्टान बन जाती है। तो ये स्लेट और सिस्ट नाम की चट्टानें हैं, यह रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। इनका निर्माण किससे होता है? शेल नाम की चट्टान के रूपांतरण से होता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट निम्न कोटि का कोयला होता है, जैसा कि मैंने आपको आबसादी चट्टानों में बताया था। ग्रेफाइट निम्न कोटि का कोयला जिसका निर्माण पेड़ पौधों के उत्तकों से जमा होने से होता है। यह जो ग्रेफाइट है वह रूपांतरण क्रिया के कारण उच्च कोटि के कोयले में बदल जाता है, जिसको हम
एंथ्रासाइट के नाम से जानते हैं। उच्च कोटि का कोयला जो है वह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह निम्न कोटि की चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो यह आपके हो गए रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण दो प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है। आइए बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रक्रियाएं। पहला है तापीय रूपांतरण। मान लेते हैं यह एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में चूने की चट्टान है। और इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण तप्त व तरल चट्टानी मलबा ऊपर की ओर उत्सर्जित होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। अब ये जो चूने की चट्टान है, यह जब तप्त तरल चट्टानी पदार्थों के संपर्क में आएगी तो इसका रासायनिक संगठन और इसके भौतिक गुणधर्म बदल जाएंगे। तो इस क्षेत्र की जो चूने की चट्टान है उसका रूपांतरण हो जाता है। क्यों इस क्षेत्र की चूने की चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है? क्योंकि यह तप्त व तरल चट्टानी पदार्थों के संपर्क में आती है। तो ये जो नीले कलर की चट्टान आपको दिख रही है, ये जो नवनिर्मित चट्टान है, यह होगी आपकी संगमरमर। तो ये संगमरमर का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि चूने की चट्टान तप्त व तरल चट्टानी पदार्थों के प्रभाव में आई ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान। इस प्रकार के रूपांतरण को हम कहते हैं तापीय रूपांतरण। ठीक है, तापीय रूपांतरण से बनने वाली जो चट्टानें हैं उनमें संगमरमर और क्वार्टजाइट मुख्य उदाहरण है। क्वार्टजाइट एक ऐसी चट्टान है जिसका निर्माण बालू की चट्टान के रूपांतरण से होता है। जब बालू की चट्टान का रूपांतरण होता है तो उससे क्या बनता है? क्वार्टजाइट नाम की चट्टान बनती है। तो संगमरमर और क्वार्टजाइट दोनों ही तापीय रूपांतरण का उदाहरण है। ये दोनों तापीय रूपांतरण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे क्षेत्रीय रूपांतरण की। क्षेत्रीय रूपांतरण तब होता है जब कोई चट्टान उच्च दाब और उच्च ताप के प्रभाव में आती है। मान लेते हैं किसी क्षेत्र में शेल नाम की चट्टान है और यह शेल नाम की चट्टान उच्च दाब के प्रभाव में आई। यह उच्च दाब कब पैदा होता है? जब धरातल में संपीड़न बल पैदा होगा। इस संपीड़न बल के पैदा होने की प्रक्रिया हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहां पे यह समझिए कि जब भी परपटी की चट्टानों पर संपीड़न बल लगता है तो वह उच्च दाब और ताप के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। यह ताप कैसे पैदा होता है? यह ताप घर्षण के कारण पैदा होता है। जब भी आप किसी चट्टान को, जब भी प्राकृतिक रूप से कोई चट्टान उच्च दाब के प्रभाव में आएगी तो घर्षण के कारण ताप भी पैदा होगा। तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जो रूपांतरण होता है उसे हम क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। हिमालय क्षेत्र में क्षेत्रीय रूपांतरण के कारण कई प्रकार की रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। वहां पर रूपांतरण का जो मुख्य कारण था वह संपीड़न बल था। और संपीड़न बल क्यों पैदा हुआ? क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में टकराहट हुई और इस टकराहट के कारण जो वहां क्षेत्र में उस संक्रमण क्षेत्र में उपलब्ध चट्टानें थी वह उच्च दाब और उच्च ताप के कारण रूपांतरित हो गई। जैसे अगर शेल चट्टान है तो यह किस में बदल जाएगी? स्लेट
और सिस्ट नाम की चट्टानों में बदल जाएगी। तो ये स्लेट और सिस्ट जो है वो सेल के क्षेत्रीय रूपांतरण से बनती हैं। तो ये आपके हो गए रूपांतरण की क्रिया, रूपांतरण की विभिन्न क्रियाएं, तापीय रूपांतरण और क्षेत्रीय रूपांतरण। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों के भौतिक गुणधर्म या उनके गुणधर्म। पहला तो आग्नेय चट्टानों के समान यह चट्टानें भी रवेदार होती हैं। उच्च ताप और उच्च दाब के प्रभाव में इनमें क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है या रवों का निर्माण हो जाता है, इसलिए यह क्रिस्टलीय या रवेदार चट्टानें होती। और क्रिस्टलीय और रवेदार होने के कारण यह चट्टानें कठोर होती हैं और इनकी जो रंध्रता है या पारगम्यता है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। किसके समान? आग्नेय चट्टानों के समान। ठीक है, तो ये कठोर होती हैं, रंध्रता और पारगम्यता अपेक्षाकृत कम होती है। इसके साथ साथ चट्टानें होती हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं इन्हें, कायांतरित चट्टानें होती हैं, यह पत्रित होती हैं। अब ये पत्रित चट्टानें क्या होती हैं? पत्रित चट्टानें वह होती हैं जिनमें पत्रण की अवस्था पाई जाती है। मान लेते हैं कि एक चट्टान है और उसमें कई प्रकार के खनिज हैं। ये पहला खनिज हो गया, दूसरा खनिज हो गया और तीसरा खनिज। अब क्या हुआ, जब यह चट्टान उच्च दाब के प्रभाव में आती है तब इसमें पाए जाने वाले जो खनिज हैं वह अत्यंत पतली परतों में परिवर्तित हो जाते हैं। आप जब भी किसी भी पदार्थ को अगर उस पर दाब लगाएं, उस पर संपीड़न बल लगाएं, तो वह पदार्थ पतली परत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह चट्टानों में होता है, जब भी कोई भी चट्टान क्षेत्रीय रूपांतरण के प्रभाव में आती है तो उसमें पाए जाने वाले जो खनिज हैं वह पतली पतली परतों में बदल जाते हैं। मतलब यह ओरिजिनल स्टेट थी और क्षेत्रीय रूपांतरण के पश्चात जो चट्टान बनेगी उसमें खनिज कुछ इस प्रकार से संगठित होंगे। इस प्रकार से इस अवस्था को हम पत्रण कहते हैं। मतलब किसी भी चट्टान में अगर खनिज पतली पतली पत्र मतलब होता है पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो पतली पतली होती है, इसलिए उसी से इसका नाम पत्रण पड़ा। तो पतली पतली परतों में जब खनिज परिवर्तित हो जाए इस प्रक्रिया को हम पत्रण कहते हैं। और इससे बनने वाली जो प्रकृति है उसको, जो संरचना है उसको हम पत्रित संरचना कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टानें जो है वो पत्रित चट्टानें, लेकिन सारी रूपांतरित चट्टानें पत्रित नहीं होती हैं। केवल वह रूपांतरित चट्टानें पत्रित होती जिनका निर्माण क्षेत्रीय रूपांतरण से होता है, क्योंकि दाब बहुत जरूरी है। अगर कोई चट्टान लावे के संपर्क में आके रूपांतरित हो गई तो वहां पर पत्रण नहीं होगा। पत्रण केवल उन रूपांतरित चट्टानों में होता है जिनका निर्माण उच्च दाब से होता है। उदाहरण के लिए नाइस चट्टान का निर्माण ग्रेनाइट के क्षेत्रीय रूपांतरण से होता है, इसलिए नाइस चट्टान में परतें पाई जाती है, इसलिए इसको पत्रित चट्टान कहते हैं। इसके अलावा नाइस के अलावा स्लेट और सिस्ट भी इसी प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों में भी जो रूपांतरण होता है वो क्षेत्रीय रूपांतरण है और जिसके कारण जो खनिज है वो पतली पतली परतों में बदल जाते हैं। तो यह हो गया आपका धरातल पर पाई जाने वाली शैलों का विवरण, शैलों का अध्ययन। आपको बता चुका हूं, हमें किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली शैलों की रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं इन शैलों की संरचना से प्रभावित होती हैं। इसीलिए किसी क्षेत्र में खनिज उत्पादन कम होगा या ज्यादा होगा, भूमिगत जल उपलब्ध होगा या नहीं जल उपलब्ध होगा, मृदा काली होगी या लाल होगी, ये सारी की सारी जो संभावनाएं हैं
ये सारे के सारे जो आर्थिक पहलू हैं यह चट्टानों से जुड़े होते हैं। धन्यवाद।